लास्ट क्लास ऑफ डिफॉर्मेशन, आज हम डिफॉर्मेशन खत्म करने लगे हैं। ठीक है बच्चों, डिफॉर्मेशन आज खत्म होगा, कल से इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा। तो लास्ट क्लास ऑफ डिफॉर्मेशन, बेटा लास्ट क्लास ऑफ डिफॉर्मेशन बस कर दो, नोटबुक्स निकालो, लिखना शुरू करो। बेटा आवाज नहीं मुझे। डिफॉर्मेशन की आज हमारी आखिरी क्लास है, कल से हमने शुरू करना है इलेक्ट्रिसिटी। लिखना शुरू कर दो। मुझे तुम्हें अभी तक मैं नहीं भेज सका, आज लाजमी वेव्स इलेक्ट्रिसिटी के बाद करेंगे, टेंशन ना लो, अच्छा हो जाएगा। हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, अभी मैंने झूठ बोला, आप आगे बच्चों सामने energies in loading and unloading of a metal wire। अच्छा कल जो हमने कॉन्सेप्ट किया था वो मेटल वायर का था ना, आज हमने देखना है उसकी एनर्जीज इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मेटल वायर। बेटा अगर हम एक मेटल वायर की लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं तो उसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होगा। लोडिंग क्या होती है, खींचना। अनलोडिंग क्या होती है, छोड़ना। फिर से लोडिंग क्या होती है, खींचना। किसी चीज को खींचेंगे वो लोडिंग है, छोड़ेंगे वो क्या होगी, अनलोडिंग होगी। तो क्या एक मेटल वायर हमें उतना एनर्जी रिटर्न करेगी जितना हम उसको देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक मेटल वायर को पुल करते हैं तो क्या हम उसको एनर्जी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मेटल वायर को पुल किया, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। जब हम उसको रिलीज करेंगे वो एनर्जी वापस करेगी। जिस तरह कुछ खिलौने होते हैं उसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं, उन स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, चाबी देना होता है ना, चाबी घुमाते हैं फिर वो गाड़ी चलती है। तो स्प्रिंग को एक्सटेंड करके हम एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर वो एनर्जी क्या होती है, रिकवर होती है। तो क्या एक स्प्रिंग हमें उतना एनर्जी वापस करेगा जितना हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली एक मेटल वायर या एक स्प्रिंग को अगर हम एक्सटेंड करके रिलीज करते हैं तो हमें कितना एनर्जी वापस मिलेगी। तो एनर्जीज इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ अ मेटल वायर। एवरलूड मेटल वायर को हम कौन सा मटेरियल कहते हैं, डक्टाइल, ब्रिटल या पॉलीमेरिक। तो साथ लिख लो डक्टाइल मटेरियल। ठीक है अब आते हैं आगे। अब सबसे पहले इसका लोडिंग और अनलोडिंग का ग्राफ आपको गिवन होगा, एरियाज भी गिवन होंगे। वाई एक्सेस पे लिखो फोर्स और एक्स एक्सेस पे लिखो एक्सटेंशन। जब क्वेश्चन आएगा ग्राफ ऑलरेडी गिवन होगा। इनिशियली यू हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इनिशियली यू हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, then it's a curve, then it's a curve। अच्छा अब ये ग्राफ किसका है, लोडिंग का या अनलोडिंग का। ये ग्राफ है लोडिंग का। कहां से पता चल रहा है, क्योंकि अनलोडिंग का स्ट्रेट लाइन होता है, लोडिंग के ग्राफ में यू हैव स्ट्रेट लाइन एंड यू हैव कर्व। और लोडिंग का मतलब क्या होता है, खींचना। लोडिंग का क्या मतलब होता है, खींचना। जब हम मेटल वायर को पुल करते हैं तो एक सर्टेन टाइम तक फोर्स और एक्सटेंशन का होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसके बाद नहीं होता। P इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, P इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर जब हम इसको रिलीज करेंगे तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी वो रह जाएगी, इतना डिफॉर्मेशन रह जाएगी। ठीक, तो फर्ज करें ये हो गई परमानेंट डिफॉर्मेशन। बेटा गलती से भी बात ना करना, ये हो गई परमानेंट, ये हो गई परमानेंट डिफॉर्मेशन। बेटा बोर्ड पे एक बार देख लो, ये क्या होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो क्या ये रिकवर होगी या नहीं होगी, ये रिकवर नहीं होगी। अब इस ग्राफ को आपने स्ट्रेट लाइन में ले आना है वापस। हमजा बेटा आप मुझे बताओ, हमजा राजा आप मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना फिजिकली आपको क्या बता रहा है। ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना फिजिकली आपको क्या बता रहा है, स्ट्रेट लाइन होने से क्या फर्क पड़ रहा है। फर्ज करें ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है वो क्या बता रहा है, कर्व है तो वो क्या बता रहा है। ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना ये बता रहा है कि जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो इक्वल इंटरवल्स में या इक्वल स्टेप्स में रिकवरी इक्वल होती है। आसान जबान में
अगर हम फोर्स को रिमूव कर रहे हैं 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 0, तो जितना रिकवरी होगी 50 से 40 में उतना रिकवरी होगी 40 से 30 में। इसीलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मतलब फोर्स के रिमूवल के जो स्टेप्स होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्म स्टेप्स की वजह से हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अच्छा, अब ऊपर वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? लोडिंग कर्व ना, लेबल कर दो जल्दी से। ऊपर वाले ग्राफ को हम कहते हैं लोडिंग कर्व, ये जब हमने खींचा था उसको। और नीचे वाले ग्राफ को हम कहते हैं अनलोडिंग कर्व। ऊपर वाला ग्राफ लोडिंग कर्व, नीचे वाला ग्राफ अनलोडिंग कर्व। एरियाज लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व के नीचे, अनलोडिंग कर्व के नीचे एरिया है A1, लोडिंग कर्व और अनलोडिंग कर्व के इन बिटवीन एरिया है A2। अब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया क्या होता है? एनर्जी। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया क्या होता है? एनर्जी। अब A1 और A2 कोई ना कोई एनर्जी है और इन एनर्जीज को हमने डिफाइन करना है। आपका कोई क्वेश्चन था? हर दफा यही होगा फॉर अ मेटल वायर। बेटा मेटल वायर का बिहेवियर रैंडम नहीं होता, मेटल वायर विल रिपीट इट्स बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, एक मेटल वायर के साथ आप एक्सपेरिमेंट 10 बार रिपीट करेंगे, यू विल गेट सेम रिजल्ट। मेटल वायर का जो बिहेवियर होता है वो रैंडम नहीं होता, वो रिपीटेबल होता है। समझ आ गई बात? रिपीटेबल बिहेवियर है मेटल की वायर के साथ। अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको यही ग्राफ दोबारा दोबारा मिलेगा। कोई कंफ्यूजन अब यहां तक? अच्छा, अब ये सारे एरियाज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहले लिखो इनपुट एनर्जी। क्या लिखो? इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी होती है जो आपने खींचने में यूज की, तो लिखे इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी को हम डिफाइन भी कर देते हैं। इनपुट एनर्जी इज वर्क डन इन एक्सटेंडिंग। जब आपने मेटल वायर को एक्सटेंड किया था, इट स्टोर्ड एनर्जी, और जो आपका वर्क हुआ था वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो चुका है, उसको हम कहते हैं इनपुट एनर्जी, खींचते हुए जो वर्क हुआ। अब इस ग्राफ पे देखो, इस ग्राफ पे इनपुट एनर्जी क्या होगी? देखो इनपुट एनर्जी इज एरिया अंडर, ये डिफाइन भी कर दो ना, एरिया अंडर कौन सी कर्व? एरिया अंडर लोडिंग कर्व, एरिया अंडर लोडिंग कर्व। और वो किसके इक्वल होगा? A1 प्लस A2। तो जब आपने मेटल वायर को एक्सटेंड किया हुआ था तो जो टोटल एनर्जी थी वो किसके इक्वल थी? A1 प्लस A2। सो दिस A1 प्लस A2 is the total energy that was stored in the metal wire in the extended state before releasing it। जब तक आपने रिलीज नहीं किया था उसके अंदर एनर्जी थी, और वो एनर्जी कितना थी? A1 प्लस A2। बात क्लियर? अब आपने उसको रिलीज किया, जब वो वापस आएगी तो एनर्जी रिकवर होगी, जब वो वापस आएगी तो एनर्जी रिकवर होगी। अब रिकवर कितनी हुई? देखो आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी इज एनर्जी रिकवर्ड। जहां पे कुछ समझना है मुझसे पूछना है। एनर्जी रिकवर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर, अलीशा कंप्लीट करो सेंटेंस, एरिया अंडर अनलोडिंग कर्व। अच्छा, मंडे से फिर मैं जो पिछले टर्म का सिलेबस है वो रिवाइज करवाने लगा हूं। रात को क्लास हुआ करेगी 9:30 से 10:30, घंटा डेली, और उसमें मैं बेस यूनिट से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको फिजिक्स नहीं आता, यू आर यू ग्रेड स्टूडेंट, और आप वो सारी क्लासें लेते हो, तो मेरा प्रॉमिस है यार, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इफ योर फिजिक्स इज वर्स्ट एंड यू टेक दोस क्लासेस, तो इंशाल्लाह हम ए कर लेंगे। उस क्लासेस में हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। देखो बात सुनो, गाड़ी का खराब होना मसला नहीं है, मसला ये है कि अगला काम क्या करना है। आप अगर यू ग्रेडर हैं, इट्स नॉट एन इशू, आपने उस यू को ए में कन्वर्ट कैसे करना है। आपका ई है, डी है, जो भी है, बेटा यू ग्रेड वाले भी आगे चले जाते हैं, इस तरह नहीं होता। अच्छा देखें, यू ग्रेड फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाजमी नहीं कि सभी यू ग्रेड है। अच्छा, आउटपुट एनर्जी, एनर्जी रिकवर्ड एरिया अंडर अनलोडिंग कर्व, और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा सिर्फ A1 के। अच्छा, अब जो बच्चा मुझे ये आंसर बताएगा उसको मैं जीनियस मान जाऊंगा। A2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गलत आंसर, वो इसका आंसर गलत हो गया। बताओ। नहीं, लॉस नहीं है, लॉस नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है। अच्छा बच्चों, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, गो बैक टू ओ लेवल। मुझे आप ये बताएं, ओ लेवल में थोड़ा सा रुक जाए,
बेटा ओ लेवल में आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि अगर हम मॉलिक्यूल्स या एटम की स्पेसिंग बढ़ाते हैं तो एक एनर्जी स्टोर होती है। गो बैक टू ओ लेवल, इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन, एटम्स के इन बिटवीन जो फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से एक एनर्जी होती है। अगर हम मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग बढ़ा दें तो एनर्जी बढ़ जाती है। कौन सी एनर्जी थी? मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी? मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं स्लो बोलता हूं, एक बार सुन लो। इंटरनल एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द एटम्स। इंटरनल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द एटम्स। Internal energy is in the form of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is in the form of vibrations. Potential energy is in the form of atomic spaces. If you increase the atomic spaces, the molecular potential energy will increase. That will result in an increase of internal energy. तो जब मेटल को आप स्ट्रेच करेंगे उसके एटम्स की स्पेसिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एटम की स्पेसिंग ज्यादा होने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो लिखो A2। A2 here is the area in between, ये मेरे साथ लिखते जाओ। A2 here is area in between the loading and unloading curve। बेटा एक बार देख लो, A2 is area in between the loading and unloading curve, ठीक है, यानी कि बीच वाला एरिया। और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये है वर्क डन in permanent deformation। This is work done in permanent deformation। ये वो वाला वर्क है जिसने परमानेंटली उसको स्ट्रेच किया है। और ये किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया? जब भी वर्क होता है कोई ना कोई एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। वर्क ऑलवेज ट्रांसफॉर्म्स सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई? लिखो is stored as internal energy, is stored as internal energy in the metal। हसान अब जरा बोर्ड पे देखो, कहां पे हो हसान? बोर्ड पे। हसान मुझे ये बताओ, ये वाली जो लाइन है इसको क्या कहते हैं? जल्दी से लोडिंग कर। ये वाली लाइन A1 represents energy recovered। A1 represents energy recovered। A1 plus A2 represents energy stored when the metal wire was extended। A1 plus A2 is energy stored in the metal wire when it was extended। A2 is the energy that will remain in the metal wire due to its extension in the form of internal energy। A2 वो वाली एनर्जी है जो यूज हुई है उसको परमानेंटली एक्सटेंड करने में। बेटा क्लियर यहां तक? ये हमने कर लिया मेटल वायर का। आपके सिलेबस में दो चीजें हैं, मेटल वायर हो गया, अब एक चीज रह गई है रबर। रबर को एक्सटेंड और रिलीज अगर करते हैं, रबर को कहते हैं पॉलीमेरिक मटेरियल। तो लिखो लोडिंग एंड अनलोडिंग। बच्चों हेडिंग दो, लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग, आवाज ना है मुझे। लोडिंग एंड, ये हमारा फाइनली आखिरी टॉपिक है डिफॉर्मेशन का, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। और आपके सिलेबस के सबसे मुश्किल टॉपिक कौन से? दो टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड वेव्स। बेटा इलेक्ट्रिसिटी भी और वेव्स भी। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स अच्छा कर लिया, आपको कुछ भी पिछला नहीं आता, ए ग्रेड आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये मैं कैसे कह रहा हूं? जब आप इलेक्ट्रिसिटी वेव्स कर लेंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। जितने बच्चे हैं ना जो A2 कर चुके हैं, जो A1 के बच्चे A2 में, इफ यू आस्क देम दे विल टेल यू देयर आर 4 टॉपिक्स। 4 टॉपिक कर लिए पक्का ए ग्रेड। कौन से 4 टॉपिक? वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। अगर आपको काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स आता है पक्का ए ग्रेड है। ये 4 टॉपिक अच्छे करने। अच्छा, लोडिंग एंड अनलोडिंग। बेटा सामने सामने, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ रबर। अगर हम रबर को लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, मोइस, रबर इज ब्रिटल, डक्टाइल। हाँ बेटा पूछो, हाँ चले जाओ। हाँ भाई मोइस, रबर इज डक्टाइल, पॉलीमेरिक और ब्रिटल। रबर इज पॉलीमेरिक, रबर इज पॉलीमेरिक। तो इसको लिखो पॉलीमेरिक मटेरियल। अब हमने कहा जी लोडिंग और अनलोडिंग, इसका मतलब है रबर को खींचो और छोड़ो, रबर को खींचो और छोड़ो, लोडिंग एंड अनलोडिंग। एक टेबल बनाना होगा, उस टेबल में आपने ऑब्जर्व करना है कि रबर का बिहेवियर क्या है। सबसे पहले लिखे फोर्स,
सबसे पहले कॉलम में लिखना है फोर्स, दूसरे कॉलम में लिखो एक्सटेंशन, जब आप उसको खींच रहे थे, एक्सटेंशन वाइल लोडिंग। इसका मतलब जब आप रबर को पुल कर रहे थे उस वक्त क्या एक्सटेंशन थी, फोर्स, एक्सटेंशन वाइल लोडिंग। जब आप उसको रिलीज करेंगे फिर उसी फोर्स के ऊपर क्या एक्सटेंशन होगी, मतलब रबर के साथ आप वेट ऐड करते जा रहे हैं, जब आप वेट ऐड करेंगे उसको कहते हैं लोडिंग, जब आप वेट्स को रिमूव करेंगे उसको कहेंगे अनलोडिंग। ये खींचते हुए जब आप वेट्स को रिमूव करेंगे उसको कहेंगे एक्सटेंशन वाइल अनलोडिंग। तो टेबल में क्या हो गया, फोर्स, एक्सटेंशन बाय लोडिंग, एक्सटेंशन बाय अनलोडिंग। समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कर दो। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आप इसको यूं सोच लो कि आपने रबर के साथ वेट्स को पहले ऐड किया तो रबर क्या होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा। फिर जब आप वेट्स को रिमूव करेंगे स्टेप्स के अंदर तो रबर जो है उसकी रिकवरी होगी। तो जब आप वेट्स को ऐड करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड, या वेट ऐड करते जा रहे हैं, या वेट ऐड करते जा रहे हैं, और ये हो गया रबर। ये बेटा बना दो जरा जल्दी से। और फिर आपने वेट्स को रिमूव भी करना है, जब आप वेट्स को रिमूव करेंगे उसको हम कहेंगे अनलोडिंग। बेटा ये बना दो जल्दी से। अच्छा अब ये देखो, जब आप वेट्स को ऐड करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड लोडिंग। इसमें रबर क्या होगा, पुल होगा, एक्सटेंड होगा। रबर के साथ पहला वेट लगाया, दूसरा वेट, तीसरा वेट, रबर एक्सटेंड होता जा रहा है। फिर आप वेट्स को रिमूव करेंगे उसको क्या कहेंगे, जब आप वेट्स को रिमूव करेंगे दैट इज कॉल्ड अनलोड। बेटा बोर्ड पे एक बार देख लो, जब हम वेट्स को ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड लोडिंग, जब हम वेट्स को रिमूव करेंगे दैट इज कॉल्ड अनलोडिंग। तो ये लोडिंग और ये क्या हो गया, अनलोडिंग। अब आ जाते हैं टेबल पे। सबसे पहले 0 न्यूटन, उसके बाद जी बेटा क्या चीज, उससे कुछ नहीं होता। आप क्या कह रही हैं कि ये ज्यादा है ये कम है, तो मैं गिन थोड़ा रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं सिर्फ। बेटा कुछ नहीं होता ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ठीक है, मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वेट। आगे चलते, स्पेलिंग वाला काम फिर से हो गया। 0 न्यूटन, बेटा सामने सामने 0 न्यूटन, उसके बाद 10 न्यूटन। सरक साहब कहां पे पाए जाते हैं, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, बेटा सामने सामने 30 न्यूटन, 40 न्यूटन। अच्छा पहली चीज, मेटल वायर का बिहेवियर रैंडम नहीं होता, रबर का बिहेवियर रैंडम होता है। इसका मतलब रबर का बिहेवियर रिपीटेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप रबर के साथ बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स रैंडम होंगे। यानी कि रबर के अंदर जो एक्सटेंशन होगी उसका कोई यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता, एक रैंडम पैटर्न होता है। 0 न्यूटन पे कोई एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। 0 सेंटीमीटर, 0 न्यूटन पे 0 सेंटीमीटर। 10 न्यूटन आपने ऐड कर दिया, एक्सटेंशन हो गई फर्ज करें 2.5 सेंटीमीटर। कितना एक्सटेंशन हो गई, 2.5 सेंटीमीटर। अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब हम 10 न्यूटन फर्दर ऐड करेंगे इट शुड बी 5, यही है ना। लेकिन इट्स अ रैंडम बिहेवियर, इट्स अ रैंडम बिहेवियर, अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। मे बी इट इज 3.3 सेंटीमीटर। So the behavior of rubber is unpredictable and random. These values are random values. ठीक है ना, इनका कोई पैटर्न कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप से लिखता जा रहा। अच्छा उसके बाद फिर आपने एक्सपेक्ट किया कि अच्छा ये कम होता जा रहा है तो अगली बार और कम होगा। तो फर्ज करें यहां पे हो गया एकदम से 8.0। तो मैं वैल्यूज के थ्रू क्या बता रहा हूं कि रैंडम बिहेवियर, रबर इज शोइंग अ रैंडम बिहेवियर विदाउट एनी पैटर्न। रबर की एक्सटेंशन में कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडम बिहेवियर होता है। जल्दी पूछो, हाँ होगा, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन रीजन पे होगा। अच्छा 8 सेंटीमीटर, अब आप नीचे आ जाओ, फर्ज करें ये चला गया 8.4 सेंटीमीटर तक। अब ये हमने क्या किया, लोडिंग किया, ये हमने वेट्स ऐड किए। तो बेटा नोट्स लिखने, बातें नहीं करी, नोट्स ने, आप नोट्स नहीं लिख रही, मैं देख रहा हूं, सामने रखो। अच्छा अब ये हो गया लोडिंग या अनलोडिंग, जल्दी बताओ। ये हो गया लोडिंग, ये हम वेट्स ऐड करते जा रहे हैं। अब हम वेट्स को रिमूव करते हैं। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है,
अगर हम 40 से जाते हैं 30 पे तो इट शुड गो फ्रॉम 8.4 to 8, but it will not. What is the reason for that? जब आप रबर को खींचेंगे और छोड़ेंगे वो गर्म हो जाता है। रबर का हीट अप होना ये शो कर रहा है कि जितना एनर्जी आप देंगे उतना एनर्जी रिकवर नहीं होगी, सो रिकवरी इज लेस। रिकवरी लेस होने की रीजन रबर हीट अप हो जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, रबर को जितना आप एनर्जी देते हैं, आप मुझे ये बताएं, रबर को खींचे छोड़ें खींचे छोड़ें खींचे छोड़ें, गर्म होगा या नहीं होगा? अगर आप रबर को बार बार एक्सटेंड करोगे तो हीट अप हो जाता है। हीट अप होने की वजह से एनर्जी के लॉसेस हो गए। अगर एनर्जी के लॉसेस हो गए तो क्या उतना एनर्जी रिकवर होगी या कम एनर्जी रिकवर होगी? कम एनर्जी रिकवर होगी, तो रिकवरी उतना नहीं होगी, रिकवरी कम होगी। 8.4 से हमने फोर्सेस को रिमूव करना शुरू किया। वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी 8, बट इट वाज 8.2 सेंटीमीटर। अच्छा मेरी बात सुन लो, सामने देखो बच्चों, the expected recovery was 0.4, the achieved recovery is 0.2. The expected recovery, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वापस जाएगा 0.4, लेकिन वापस गया कितना? 8.2। वजह उसकी यह है कि एनर्जी के लॉसेस हो गए। अच्छा अब आगे आ जाओ, फिर हम 30 से जाते हैं 20 पे। कितने पे? 30 से 20 पे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 न्यूटन पे ये 3.3 एक्सटेंड होगा, लेकिन रिकवरी फिर भी उतनी नहीं होगी। तो 8.2 से मे भी ये चला जाए 4.1 4.2। ये वैल्यू मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आप सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व करें, एक्सटेंशन वाइल लोडिंग इज ग्रेटर देन एक्सटेंशन वाइल रिकवरी। किसी भी गिवन फोर्स के ऊपर, फर्स्ट करें हम 30 पे देखते हैं, लोडिंग के टाइम पे इसकी एक्सटेंशन थी 8.0, रिकवरी के टाइम पे कितना है? 8.2। इधर आ जाओ, 20 न्यूटन पे जब आप वेट ऐड कर रहे थे तो एक्सटेंड हुआ था 3.3, जब आप वेट रिमूव कर रहे हैं तो एक्सटेंड हुआ है 4.1, यानी कि रिकवरी कम हो रही है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हो रहा। समझ आ रही बात? अच्छा आप इधर आ जाएं, 10 न्यूटन पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? 2.5। कोई भी वैल्यू होगी 2.5 से बड़ी होगी, क्या वैल्यू होगी वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस 2.5 से बड़ी वैल्यू। फर्ज करें इट वाज 2.9। वैल्यूज मैं अपने आप से बस लिखता जा रहा हूं, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली वैल्यूज इन वाली वैल्यूज से बड़ी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है बात? ये वाली वैल्यूज इन वाली वैल्यू से क्या है? बड़ी। अब आखिर में चले जाओ, जब आपने आखिरी 10 न्यूटन रिमूव किया तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि 0 से बड़ी एक्सटेंशन रह जाएगी, लेकिन रबर होता है इलास्टिक, वो अपनी असल जगह पे वापस चला जाता है। तो ये हो गया 0 सेंटीमीटर। ये रबर का ग्राफ हो गया अनलोडिंग का। फर्ज करें अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चों मेरी बात सुन लो, रबर के साथ आप जितने बार मर्जी एक्सपेरिमेंट करो आपको इसी तरह का टेबल मिलेगा। इस टेबल की मेन प्रॉपर्टी क्या है? इस टेबल की मेन प्रॉपर्टी क्या चीज? हाँ हाँ सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों इस टेबल की मेन प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंशन वाइल अनलोडिंग इज ग्रेटर देन एक्सटेंशन वाइल लोडिंग। क्या प्रॉपर्टी है? एक्सटेंशन while unloading at the same force is greater than extension while loading। greater। जब 0 न्यूटन पे जाएंगे तो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा, यानी कि रबर बीच में पूरी तरह से रिकवर कभी नहीं होता। आखिरी बार जब हम वेट को रिमूव करेंगे फिर वो 0 सेंटीमीटर पे वापस चला जाएगा। कहानी समझ आ गई? अब इसी टेबल को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूजन है या समझ आ गई? आ गई समझ? अच्छा अब इसका ग्राफ होगा, लिखें ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ अब रबर के लिए। ये फोर्स, बेटा आवाज ना करो, और ये एक्सटेंशन, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ रबर। ठीक, इसका हमने टेबल बनाया हुआ है। बेटा मुझे आवाज बिल्कुल ना आए, खामोश होके बैठो। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ रबर, इसके नीचे लिखो लोडिंग, इसके नीचे लिखो जरा लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ रबर, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ रबर। अच्छा मुझे ये बताओ, टेबल में वैल्यूज देख के और बिहेवियर देख के आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज नॉट एक्सपेक्टेड, द ग्राफ कुड बी रैंडम, द ग्राफ विल बी रैंडम। तो रबर का जो ग्राफ होगा लोडिंग का या अनलोडिंग का, बेटा सामने वो होगा रैंडम। तो ये मैं बना रहा हूं लोडिंग का, तो रैंडम ग्राफ क्या होगा? रैंडम ग्राफ। लोडिंग का मतलब है हमने फोर्सेस को ऐड किया, तो ये अपवर्ड्स एरो शो कर रहे हैं कि मैं वेट को ऐड कर रहा हूं और रबर क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है। इसको लिखो लोडिंग कर, इसको लिखना है क्या जी?
लोडिंग कर्व। अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन, मुझे बताएं किसी भी गिवन फोर्स के ऊपर अनलोडिंग के टाइम पे एक्सटेंशन इज ग्रेटर और लेस। किसी भी गिवन फोर्स के ऊपर अनलोडिंग के टाइम पे एक्सटेंशन इज ग्रेटर। अब अनलोडिंग का ग्राफ यही वाला ग्राफ रिपीट होगा, लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा? अच्छा अब दोबारा सुन लो, एक्सटेंशंस एट द टाइम ऑफ अनलोडिंग आर ग्रेटर, बड़ी एक्सटेंशंस हैं, तो ग्राफ इस तरफ शिफ्ट होगा या इस तरफ शिफ्ट होगा? ग्राफ राइट पे शिफ्ट होगा, ज्यादा एक्सटेंशन किसी भी गिवन फोर्स के ऊपर, ज्यादा एक्सटेंशन। अब यूं समझें, फर्ज करें ये फोर्स एफ थी, लोडिंग के टाइम पे अगर इतनी एक्सटेंशन थी, अब एक बार देख ले, देखें फोर्स एफ के ऊपर, ये फोर्स एफ और लोडिंग के टाइम पे क्या थी, ये एक्सटेंशन थी, तो अनलोडिंग के टाइम पे एक्सटेंशन ज्यादा होगी या कम होगी? अनलोडिंग के टाइम पे एक्सटेंशन ज्यादा होगी, तो ग्राफ किस तरफ चला जाएगा, उस तरफ। अब अनलोडिंग का रैंडमली, वो भी रैंडम होगी, लेकिन आखिर में कहां पे जाएगी, ओरिजिन पे, यानी कि इलास्टिक है। अगर आपको ग्राफ बना के दे दें और कहें कि ये ग्राफ कैसे बता रहा है कि इट्स इलास्टिक, तो आप क्या कहोगे? अगर आपसे पूछें कि ये ग्राफ कैसे बता रहा है कि रबर इज इलास्टिक, तो आप कहेंगे क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग कर्व दोनों ओरिजिन पे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग कर्व दोनों कहां पे जा रहे हैं, ओरिजिन पे। जब सारी फोर्स रिमूव कर दी तो ओरिजिन पे वापस आ गए। अच्छा अब एरियाज को लेबल करना है, एरियाज को लेबल करने, जब एरियाज को लेबल करते हैं तो लाइन कहां पे बनाते हैं, फोर्स एक्सिस के पैरेलल। कहां पे लाइन बनाते हैं, फोर्स एक्सिस के पैरेलल। अब इसको लेबल कर दो A1, इसको लेबल कर दो A2। अब A1 क्या है, A2 क्या है, सब कुछ क्या है, ये हम वन बाई वन लिखेंगे, सिर्फ A2 चेंज होगा। सबसे पहले लिखो A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। हाँ जी मोइस, A1 प्लस A2 क्या होगा, इनपुट एनर्जी, या फिर लिखो A1 प्लस A2 इनपुट, आवाज ना करो बेटा बच्चों, इनपुट एनर्जी और वर्क डन इन लोडिंग। लोडिंग का मतलब होता है एक्सटेंडिंग, सामने लोडिंग का मतलब होता है एक्सटेंडिंग। सो A1 plus A2 that is area under the loading curve represents the input energy। ठीक हो गया, जैसे कि पहले था। अच्छा और इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटेंडेड, एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटेंडेड रबर। अब हम काफी एप्लीकेशंस में एक्सटेंडेड रबर को यूज करके एनर्जी जनरेट करते हैं, एनर्जी रिकवर करते हैं। तो एनर्जी रिकवर्ड कितनी होगी, हाँ जी रिकवर्ड एनर्जी होगी एरिया अंडर द अनलोडिंग कर्व। सही हो गया ना? तो ये जो ग्राफ बैकवर्ड जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, आसान, इस ग्राफ का नाम क्या होता है, अनलोडिंग कर्व। और अनलोडिंग कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो क्या बताता है, वो बताता है रिकवर्ड एनर्जी। तो लिखें A1 is the area, A1 is the area under the unloading curve. Can we say that it is recovered energy? So this represents the recovered, this represents the recovered energy, this represents the recovered energy। और A2 MCQs के क्वेश्चन कौन कौन कर चुके हैं, वर्कशीट दी थी आपको। चलें जिनके पास वर्कशीट नहीं है, कल मैं वर्कशीट दोबारा ले आऊंगा और थ्योरी वाली वर्कशीट आपको कल दे दूंगा। मंडे वाले दिन डिफॉर्मेशन का टेस्ट होगा, कमिंग मंडे को डिफॉर्मेशन का टेस्ट होगा। वर्कशीट कल दे दूंगा, वीडियो सोल्यूशन साथ होंगे बेटा, वीडियो सोल्यूशन साथ हैं, ठीक है, थ्योरी के भी बन गए। टेस्ट सिर्फ वर्कशीट में से होगा मंडे वाले दिन, हाँ जी। अच्छा बच्चों A2 जी मंडे को टेस्ट है, क्या मसला है? अच्छा बच्चों A2 सामने बच्चों, A2 represents what, A2 A2 represents what, एनर्जी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी और हीट लॉसेस। रबर हीट अप हो जाता है। वैस अब की बार A2 बेटा, जब रबर होगा, अब फर्क समझ लो, मेटल होगा तो एनर्जी दैट इज इन दी मेटल, दैट इज इन दी स्ट्रेचिंग। मेटल होगी तो एनर्जी यूज्ड इन स्ट्रेचिंग। रबर होगा, रबर स्ट्रेच तो नहीं हुआ ना, तो A2 क्या होगा, थर्मल लॉसेस। क्या होगा, थर्मल या हीट लॉसेस। रबर के केस में A2 का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो लिखें A2 इज एनर्जी लॉस्ट, बेटा बात ना करो, A2 is energy lost
as heat or thermal energy. क्या मैं कह सकता हूं कि this energy is responsible for heating of a rubber band when you extend and release it? Yes or no? This energy is responsible. This area A2 causes the heating of rubber. सही हो गया? डिफॉर्मेशन हमारा खत्म. अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी. आज सिर्फ उसके कंटेंट्स लिखेंगे. टॉपिक कल से शुरू करेंगे. कंटेंट आज लिख लेंगे. तो हेडिंग दो इलेक्ट्रिसिटी. जी बेटा. क्या चीज? कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट नहीं है. सिर्फ यहां तक लिखा. सिर्फ यहां तक. हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया. मैंने कहा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं. स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे हो गया? स्प्रिंग कांस्टेंट. अच्छा, कांस्टेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं. और इसका एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं. और अगर एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी चेंज. स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअली डिफाइंस द स्टिफनेस. अगर स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाए तो ये चेंज हो जाएगा. बच्चों मुझे आवाज बिल्कुल ना है. हेडिंग दो इलेक्ट्रिसिटी. हमने शुरू करना है इलेक्ट्रिसिटी. शाबाश. कोई बच्चा बोलेगा क्लास के बाहर होगा. खामोश. इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग दो. आवाज ना करो. खामोश हो जाओ. इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के कंटेंट्स. इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या कुछ पढ़ना है? तो लिखें जी. टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में दो चैप्टर्स हैं. इलेक्ट्रिसिटी में दो चैप्टर्स हैं. एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी. एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है डीसी सर्किट्स. ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है? डीसी सर्किट्स. करंट इलेक्ट्रिसिटी ओ लेवल वाला है. मैंने अगर किसी बच्चे को बात करते हुए देख लिया तो उसको डांट पड़ेगी, घर कॉल जाएगी. पहले से बता रहा हूं. अब बात ना करना, कसम से घर कॉल जाएगी. करंट इलेक्ट्रिसिटी, डीसी सर्किट्स. अब इसके कंटेंट्स. सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा डेफिनेशंस एंड इक्वेशंस. और इसके साथ ब्रैकेट में लिख लो सेम एज इन ओ लेवल. करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, सब डेफिनेशंस जो आपने ओ लेवल में पढ़ी थी. ये पहला टॉपिक होगा. दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें सर्किट सॉल्विंग. सर्किट सॉल्विंग यूजिंग. अच्छा, ओ लेवल और ए लेवल में क्या डिफरेंस होता है? एक बार बोर्ड पे देखो जरा. लिखना नहीं है, बोर्ड पे जरा देखो. ओ लेवल के क्वेश्चंस में बेटा बोर्ड पे एक बार देखते रहो. ओ लेवल और ए लेवल का मैं एक बार डिफरेंस बता दूं. बेटा मैंने आवाज से मना किया होगा. अच्छा, अब मैं डिफरेंस एक बार बता देता हूँ. ओ लेवल का इलेक्ट्रिसिटी और ए लेवल का इलेक्ट्रिसिटी क्या डिफरेंस है? ओ लेवल में कभी भी मल्टीपल बैटरीज नहीं होती थी. ओ लेवल का आप कोई भी क्वेश्चन निकालो उसमें बैटरी एक जगह पे होती थी. मल्टीपल सेल्स भी अगर होते थे तो एक जगह पे होते थे. ए लेवल में क्या होगा? एक बैटरी यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर. मतलब बड़ा सारा सर्किट होगा और उसमें कहीं कहीं पे बैटरी घुसाते जाएंगे. तो ए लेवल के क्वेश्चंस में जो बैटरीज या सेल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे कि इस तरह का सर्किट. समझ आ गई बात? तो सर्किट सॉल्विंग विल बी डिफिकल्ट क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई नहीं होगा. V इज इक्वल टू आई आर सिर्फ तब अप्लाई होता है अगर एक सेल हो. मैं रिपीट करता हूं. V इज इक्वल टू आई आर जो आप ओ लेवल में करते थे वो तब अप्लाई होता है अगर सेल एक जगह पे हो. अगर सेल इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इतनी सारी जगह पे हो, तो फिर V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई नहीं होता. फिर हम रूल्स अप्लाई करते हैं. वो रूल्स क्या होते हैं? वो रूल्स एक बंदा था किरकॉफ, उसने बनाए थे. किरकॉफ के लॉस. किरकॉफ बेटा. अच्छा, सर्किट सॉल्विंग यूजिंग बेटा आगे से बात नहीं करनी, सिर्फ लिखा करो. यूजिंग किरकॉफ्स. अच्छा, सर्किट सॉल्विंग यूजिंग किरकॉफ्स
करंट, बस बेटा लिखो चुप करके, सर्किट सॉल्विंग यूजिंग किरचॉफ्स करंट, किरचॉफ्स करंट एंड, अच्छा कुछ लोग इसको किरचॉफ पढ़ते हैं लेकिन होता किरचॉफ है। अच्छा, सर्किट सॉल्विंग यूजिंग किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉस। बेटा किरचॉफ ने कुछ लॉस दिए थे अबाउट करंट एंड वोल्टेज, उनको यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, सर्किट्स लाइक दिस। तो आपके ए लेवल में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इस तरह के सर्किट्स होंगे। तो किरचॉफ ने ये बताया था कि करंट्स को और वोल्टेजेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं वो हमने अप्लाई करने होते हैं। लिख दिया यहां तक? अच्छा, नंबर 3, थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक वही होगा जो आपने ओ लेवल में पढ़ा था, रेजिस्टर्स एंड सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टर्स, अब गलती से भी बात ना करना, निकाल दूंगा फौरन, कोई भी बच्चा बात करेगा। रेजिस्टर्स इन, और बेटा लड़कियों में से कुछ लड़कियां सीरियस हो जाएं, बात शात ना करो। रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स। फोर्थ टॉपिक, पोटेंशियल डिवाइडर, पढ़ा था ना ओ लेवल में, पोटेंशियल डिवाइडर। जिस तरह देखो ना कैनेमेटिक्स में आपने वेलोसिटी एक्सलेशन पढ़ा था ओ लेवल में, ए लेवल में डेप्थ ज्यादा हो गई थी, ए लेवल में इसी तरह होगा, टॉपिक वही होंगे, डेप्थ ज्यादा हो जाएगी। पोटेंशियल डिवाइडर एंड पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिवाइडर एंड पोटेंशियोमीटर, ये मैं पूरा सिलेबस लिखवा रहा हूं, लिखते जाओ। नंबर 5 पे फिर हम करेंगे गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या होता है? एमीटर, एमीटर दैट इज हाईली सेंसिटिव, a highly sensitive emitter is called galvanometer। galvanometer एमीटर ही होता है, सिर्फ सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। अगर एक एमीटर बहुत सेंसिटिव हो तो उसको हम कहते हैं गैल्वानोमीटर। a galvanometer in null method, नल मेथड क्या होता है? नल मेथड होता है जिसमें हम रेजिस्टर्स को लेबल करते हैं यूजिंग करंट्स ऑन द गैल्वानोमीटर। बेसिकली ये मेथड होता है जिसमें हम रेजिस्टर्स को लेबल करते हैं, क्या करते हैं? रेजिस्टर्स की लेबलिंग करते हैं। गैल्वानोमीटर होता है सेंसिटिव एमीटर, और नल मेथड होता है जिसमें हम रेजिस्टर्स की क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं यूजिंग अ सर्किट। लिख दिया? अच्छा, उसके बाद हमारा 6 टॉपिक होगा रेजिस्टेंस एंड, आपने ओ लेवल में आईवी ग्राफ्स किए थे, ए लेवल में उनकी ज्यादा डेप्थ होगी, ए लेवल में उनकी ज्यादा डेप्थ होगी। तो रेजिस्टेंस एंड आईवी ग्राफ्स लिख दिया। आपका 7th और लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का होगा क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्जेस। क्वांटाइज्ड, इसका मैं मतलब आपको बता देता हूं। क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्जेस ये होती है कि चार्ज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ये किसने फाइंड किया था, कैसे फाइंड किया था, इसके क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारा कुछ। क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्जेस एंड, अच्छा एक टॉपिक होगा क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है, और दूसरा टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट चार्जेस जब मेटल में मूव करते हैं, जब करंट जनरेट होता है, जब चार्जेस मेटल में मूव करते हैं तो न्यूक्लियस के अगेंस्ट ड्रिफ्टिंग करते हैं। चार्जेस जब मेटल में मूव करते हैं तो उनका जो मोशन होता है वो ड्रिफ्टिंग मोशन होता है। चार्जेस की वेलोसिटी जब वो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, सो चार्जेस की वेलोसिटी व्हेन दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग करंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है जी इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक, और कल ये कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है तुम मरे हुए हो। मैं कर देता हूँ।